हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का सेकंड जो चैप्टर है हमारा 9th क्लास का। फर्स्ट हमने मोशन पढ़ा था, तो अब उसमें अगर फोर्स का इम्पैक्ट आता है तो मोशन में क्या इफेक्ट होता है। तो आज हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब फोर्स क्या है? अब फोर्स जनरली तो हम देख तो सकते नहीं है, लेकिन हाँ फील जरूर करते हैं कि हाँ इस पे हमें फोर्स लगा है, तभी कुछ वर्क हुआ। अगर आप जैसे डोर को ओपन करते हैं तो या तो उसको पुल करेंगे या फिर पुश करेंगे, ये डोर पे डिपेंड करता है किस टाइप का। तो पुश या पुल एक तरह का क्या है, फोर्स है जो कि आपने डोर पे लगाया, तभी डोर आपका क्या हुआ, ओपन हुआ। आपने किसी बॉक्स को उठाया, लिफ्टिंग की, उसमें भी आपने फोर्स लगाया। आपने फुटबॉल को किक किया, उसको क्या किया, मूव करा दिया, यानी कि फोर्स ने उसको क्या किया, स्टेशनरी फेज से मूविंग फेज में ले आए। बाइसिकल आप चलाते हैं, पैडलिंग करते हैं, साइकिल आपकी चल रही है, उसमें आपने क्या किया, पैडलिंग कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। आप लेमन है उसको स्क्वीज कर रहे हैं, या आप कपड़ों को निचोड़ रहे हैं, स्क्वीज आउट कर रहे हैं उसका वाटर। तो ये सब क्या है, एक तरह से फोर्स के ही टाइप है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो फोर्स हमारा पुश हो सकता है, पुल हो सकता है, लिफ्टिंग हो सकती है किसी चीज की स्क्वीजिंग हो सकती है, स्ट्रेचिंग। मान लीजिए आप किसी रबर बैंड को, स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक तरह का आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स हमारा ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस कर सकता है। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स आपका किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है, किसी मूव करती हुई ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, यानी कि उसको स्टेशनरी फेज में कन्वर्ट कर सकता है। फोर्स आपका किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसकी शेप और साइज को भी चेंज कर सकता है। ठीक, तो फोर्स है क्या, इसका इम्पैक्ट क्या है, चलिए फिर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। अब फोर्स है क्या? अब पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। आप किसी बॉडी को या तो पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो वो क्या है, फोर्स है। आपका फोर्स और क्या हो सकता है डेली लाइफ में जो यूज होता है, आपका पुशिंग, पुलिंग, लिफ्टिंग, स्ट्रेचिंग, ट्विस्टिंग एंड प्रेसिंग। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये क्या है, एक तरह से फोर्स के ही टाइप है जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब जो इफेक्ट है फोर्स का, वो किसी ऑब्जेक्ट पे क्या क्या हो सकता है, फोर्स अपना क्या क्या इफेक्ट दिखाएगा। तो क्या हो सकता है, मूव। अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम फोर्स लगाते हैं तो वो अगर स्टेशनरी फेज पे है, अगर हमने उसमें फोर्स लगाया तो वो क्या होगी, मूव करने लगेगी। मान लीजिए आपका ये है फुटबॉल, ठीक, अगर आपने, ये क्या है, स्टेशनरी है, भी रेस्ट पे है, इस पे आपने फोर्स लगाया, इस पे किक किया तो क्या हुआ, ये मूव करने लगी। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। स्टॉप, मान लीजिए कोई कार है, मूव कर रही है, अब आपने उस पे क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप। तो यहाँ पे क्या लगा, फोर्स लगा। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव भी कर सकता है स्टेशनरी फेज से, और अगर मूविंग फेज में है तो उसको स्टॉप कर सकता है। चेंज द स्पीड, जो फोर्स है हमारा वो किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। कैसे? बाई चांस आप साइकिल चला रहे हैं, कोई साइकिल से आपको पीछे से पुश कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में उसने पीछे से धक्का किया, तो क्या किया, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर अब वो उल्टा करे, साइकिल को पीछे से खींचने लगे, पुल करे, तो क्या होगा, आप साइकिल आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, उसने पीछे से खींचा, तो क्या होगा, साइकिल की स्पीड आपकी कम हो जाएगी। चेंज द स्पीड, और जैसे आपने किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, आपने बॉल ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो बॉल हमने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, और नीचे तरफ क्या हुआ, ग्रेविटी, अर्थ क्या करेगी, बॉल को अपनी तरफ खींच रही है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो क्या करेगी, बॉल की स्पीड को कम कर देगा। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तब तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और अगर हमने उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब जब बॉल वापस आती है तो इसी स्पीड में
इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है कि वो आ रही है, और इधर ग्रेविटी का फोर्स क्या हुआ, इसी डायरेक्शन में हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही है। तो यहाँ पर क्या होगी, बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो यानी कि जिस डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट की। अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो स्पीड कम हो जाएगी। चेंज द डायरेक्शन। अब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कैसे चेंज करता है। मान लीजिए बैडमिंटन जब खेलते हैं हम लोग, रैकेट मारते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही कॉक आई, मान लीजिए स्ट्रेट आ रही है, हमने जैसे ही बैडमिंटन से उसको हिट किया, क्या हुआ, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई। तो हमने क्या किया, फोर्स लगाया, तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। चेंज द शेप एंड साइज। अब शेप और साइज कैसे चेंज होता है। कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए अभी ये ऐसे है, इसको हमने क्या किया, दोनों एंड्स को स्ट्रेच कर दिया, पकड़ के खींच दिया, इस पे फोर्स लगा दिया इधर और इधर। तो क्या हुआ, ये स्ट्रेच हो गई, इसकी लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसकी साइज और शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यानी कि फोर्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज दोनों में चेंजेस ला सकता है। अब जैसे हम लोग रोटियां बनाते हैं, आटे को क्या किया, पहले डो है वो, उसको हमने रोलर से क्या किया, रोल किया, तो क्या हुआ, वो चपाती बन गई। तो क्या हुआ, यहाँ पे फोर्स ने उसके शेप और साइज को चेंज कर दिया। अब जो हमारा ये फोर्स है, तो फोर्स टू टाइप के होते हैं, पहला बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये होता क्या है, देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है या फिर वो मूविंग फेज में है, तो इसका मतलब है कि उसके फोर्स, जितने भी उसमें फोर्स लग रहे हैं, वो किस में है, बैलेंस पोजीशन में। क्योंकि अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो ऑब्जेक्ट अगर स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी बना रहेगा, अगर वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट तो मूव करता रहेगा। जब वो फोर्स बैलेंस कंडीशन से अनबैलेंस कंडीशन में पहुंच जाएंगे, तो जो पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की, रेस्ट में होगा, उस पे फोर्स अनबैलेंस्ड हो गया तो वो मूविंग फेज में हो जाएगा। अगर वो मूविंग फेज में है और उसमें जो बैलेंस फोर्स लग रहे थे, अगर वो अब अनबैलेंस्ड हो गए तो वो रेस्ट पे आ जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अब आपका बैलेंस्ड फोर्स, देखिए इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि बैलेंस फोर्स होता क्या है। मान लीजिए ये एक हैवी बॉक्स है, ठीक, अब ये बॉक्स रेस्ट पे है, अभी किस पोजीशन में है, एट रेस्ट, ठीक है, रेस्ट पे है। अब बॉक्स रेस्ट पे है तो इसका कुछ वेट होगा बॉक्स का, तो वेट के कारण क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, उसी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, वेट होता है, जो कि ग्रेविटी उसको क्या करती है, उसको अपनी तरफ पुल करती है। तो ये हो गया वेट ऑफ बॉक्स। तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उस पे डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो किसके कारण है, बॉक्स के वेट के कारण। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये हो गया आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ की तरफ। अब ऊपर की तरफ लगेगा फोर्स ऑफ रिएक्शन, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन। फोर्स ऑफ रिएक्शन लगता है, ये लगता है एक्सर्टेड बाय ग्राउंड। बॉक्स के वेट के कारण एक नीचे की तरफ फोर्स लगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो अर्थ ने भी उसके अपोजिट क्या फोर्स लगाया, फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो कि ग्राउंड के एक्सर्टेड बाय ग्राउंड लगाई, ठीक। तो ये हो गया दो फोर्स, ठीक। अब हमें इस बॉक्स को क्या करना है, मूव कराना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पुश करेंगे, तो फोर्स ऑफ पुश, ठीक, हम इसको पुश करेंगे ताकि बॉक्स स्लाइड हो जाए। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के पुश करते हैं तो मूवमेंट के अपोजिट क्या होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हम उधर से पुश करेंगे बॉक्स को और इधर से जो फ्रिक्शन फोर्स होगा
वो इसकी मूवमेंट को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। तो अगर हमारा ये बॉक्स, हम पुश कर रहे हैं बॉक्स को, उसके बाद भी बॉक्स हमारा मूव नहीं हो रहा है, वो रेस्ट में था और रेस्ट में ही है, इसका मतलब कि ये जो चारों फोर्स है ये किस कंडीशन में है, बैलेंस्ड कंडीशन में। अगर ये चारों फोर्स बैलेंस्ड कंडीशन में बने रहते हैं तो हमारा बॉक्स रेस्ट में था और रेस्ट में ही बना रहेगा। सेम यही होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसमें लगने वाले चारों फोर्स अगर बैलेंस्ड है तो वो ऑब्जेक्ट कॉन्टिन्यू मूव करता रहेगा, वो रेस्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हैवी बॉक्स में डाउनवर्ड क्या हुआ, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा, इसके जस्ट अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा। हमने फोर्स ऑफ पुश किया तो इसके अपोजिट क्या हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पे बॉक्स रेस्ट में है, यानी कि ये वाला फोर्स जो आपका पुश है इसको कौन बैलेंस करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ ग्रेविटी को कौन बैलेंस करेगा, फोर्स ऑफ रिएक्शन। अगर ये बॉक्स मूव करे, किस कंडीशन में मूव करेगा, जो हमारा फोर्स ऑफ पुश है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से अगर ज्यादा हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ज्यादा, और ये कम, तो ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बॉक्स मूव करने लगेगा। तब उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि जो हमारे फोर्स हैं वो किस कंडीशन में आ गए हैं, अनबैलेंस्ड कंडीशन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी फेज में है और स्टेशनरी फेज में ही बना रहता है या फिर मूव कर रहा है और मूव करता रहता है, तो इट मीन्स उसमें जो फोर्सेस लग रहे हैं दे आर इन बैलेंस्ड कंडीशन। जब फोर्स हमारे अनबैलेंस्ड हो जाएंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा। तो ये था आपका बैलेंस्ड फोर्स। अब जैसे आपने देखा होगा रॉ होता है, रस्सी वाला गेम वगैरह खींचते हैं ना, दो टीम होती है, बीच में रोप हुआ, एक तरफ टीम के जो मेंबर्स है वो हो गया, दूसरी तरफ। अब हमारी जो रोप है, ये मान लीजिए रोप है, ये 1 2 3 4 इधर हो गए, 1 2 3 4 इधर हो गए, ठीक। अब हमारी जो रोप है ये क्या होगी, अपनी पोजीशन पे फिक्स बनी है। इसका मतलब कि जो इधर के टीम वाले हैं और इधर दोनों के फोर्स जो लगा रही है, ये वाले क्या होंगे, अपनी तरफ खींचते हैं, इधर वाले अपनी तरफ खींचते हैं। तो जब दोनों के द्वारा जो पुल किया जा रहा है वो क्या है, इक्वल है, बैलेंस्ड है, तब हमारी रस्सी अपनी जगह पे फिक्स बनी रहती है। जैसे ही किसी एक टीम ने ज्यादा फोर्स लगा दिया, अब कोई उसके टीम में क्या हो गया, कोई दमदार आ गया, इधर ज्यादा फोर्स लगा दिया उसने, तो क्या हो गया, रस्सी इधर आएगी और ये लोग क्या हो जाते हैं, फिर धड़ाम गिर जाते हैं। तो बैलेंस्ड फोर्स है अगर, तो हमारी रस्सी अपनी प्लेस पे बनी रहती है। अब जैसे कोई सूटकेस है, ठीक है, उसको ऐसे हैंडल से पकड़े हुए खड़े हुए हम लोग, तो क्या हुआ, इस पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और रिएक्शन फोर्स, जो दोनों फोर्स है, तो ये क्या है, बैलेंस्ड में है, सूटकेस ऐसे ही हैंग बना रहेगा। जैसे ही हम यहाँ से इसको छोड़ देते हैं हैंडल से, तो क्या होगा, ये फोर्स हमने हटा दिया। अब जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, ग्रेविटी फोर्स बॉक्स के वेट के कारण, वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो हमारा बॉक्स ग्राउंड में क्या हो जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा, गिर जाएगा। तो बैलेंस फोर्स है अगर, तो हमारा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अब आता है आपका अनबैलेंस्ड फोर्स। कोई एक टॉय कार है, ठीक है, बॉक्स की जगह हमने क्या ले ली, एक टॉय कार ले ली, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं। अब इसमें भी फोर्स हमारे सेम वही होंगे, चारों फोर्स, फोर्स ऑफ पुश, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। वेट के कारण क्या होगा, जो टॉय कार का वेट है उसके कारण क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या होता है, टॉय कार में क्या है, व्हील्स लगे हैं और हमने इस पे जो फोर्स ऑफ पुश लगाया, तो व्हील्स के कारण क्या हुआ, ये फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा कम हो गया और हमने पुश थोड़ा ज्यादा कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, ये फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। तो फोर्सेस जो हमारे सारे हैं चारों, तो वो किस कंडीशन में आ गए, अनबैलेंस कंडीशन में। अगर ये बैलेंस बने रहते तो हमारी टॉय कार क्या होती, मूव नहीं होती। तो अब यहाँ पर व्हील्स के कारण थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स
कम हुआ और हमारा फोर्स ऑफ जो पुश है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमारी टॉय कार क्या हो जाएगी, मूव करने लगेगी। तो कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी फेज पे है, अगर हमारा एक कोई भी फोर्स क्या हो जाते हैं, अनबैलेंस्ड, आपका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये बैलेंस रहेगा फोर्स ऑफ रिएक्शन से, फोर्स ऑफ पुश बैलेंस करेगा आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हुआ, ये बढ़ गया, तो क्या हुआ, फोर्सेस हमारे अनबैलेंस्ड हो गए और हमारी टॉय कार मूव करेगी। सूटकेस वाला, उसमें क्या था, फोर्स ऑफ रिएक्शन हमने हटा दिया, पकड़े थे, जो फोर्स ऑफ रिएक्शन हो गया, बॉक्स के वेट के कारण क्या था, ग्रेविटी फोर्स था। जैसे ही हमने बॉक्स को हैंडल उसका लीव किया तो ये फोर्स हमने क्या किया, खत्म कर दिया था और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारी ज्यादा हो गई और हमारा फोर्स क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया और हमारा सूटकेस गिर जाता है। सेम वही रस्सी वाला केस था, गेम वाला, तो वहां पे भी जब फोर्सेस दोनों टीम के द्वारा लगाए, फोर्सेस अगर इक्वल है तो रस्सी हमारी प्लेस पे बनी रहेगी। जैसे ही एक टीम हैवी हो जाती, ज्यादा फोर्स लगा देगी, रस्सी क्या होगी, उसी तरह चली जाती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए फोर्सेस अनबैलेंस्ड होना जरूरी है। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी से मूव करने लगती है, इट मीन्स जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नॉर्मल जो हम फोर्स की बात करते हैं वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही होता है, लेकिन हम लोग बार बार लिखते नहीं है, क्योंकि अगर बैलेंस फोर्स है इस मीन्स उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी, या तो मूव में है, मूवमेंट करती रहेगी, स्टेशनरी है, स्टेशनरी रहेगी। तो फोर्स जब भी हम बात करेंगे कि हमने उसमें फोर्स लगाया, यानी कि हमने अनबैलेंस फोर्स लगाया। पॉइंट है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट पे अनबैलेंस फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट क्या होती है, मूव करने लगती है, तो स्टॉप करती है। लेकिन अगर फोर्सेस हमारे बैलेंस्ड कंडीशन में है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन अगर बैलेंस्ड फोर्स है किसी ऑब्जेक्ट में तो बैलेंस फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं कर सकता है या स्टॉप नहीं कर सकता है, लेकिन उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। मान लीजिए आपने कोई फुटबॉल लिया, सॉरी आपने कोई बैलून लिया, ठीक, बैलून कैसे, दोनों साइड से आपने प्रेस किया तो क्या होगा, मूव तो नहीं कर रहा लेकिन उसके शेप में क्या हो गया, थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बीच से चपटा हो जाएगा, थोड़ा सा ऑब्लॉन्ग शेप हो जाएगा। तो बैलेंस फोर्स कैन नॉट मूव और स्टॉप एनी ऑब्जेक्ट बट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक। तो दिस पॉइंट शुड बी रिमेम्बर्ड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स के 3 लॉज। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे डिफाइन करने के लिए मोशन किसी ऑब्जेक्ट का। इन्होंने 3 लॉ दिए थे दैट आर कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इनके लॉ से हमें ये पता चलता है किसी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाते हैं तो उसके मोशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वी विल स्टडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। तो जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो क्या होती है, अगर जब तक हम उसको फोर्स नहीं लगाते वो क्या होती है, रेस्ट पे बनी रहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव करती रहती है, रुकती नहीं है। तो ये क्या होते हैं, एक तरह से कि उन पे बैलेंस फोर्स लगा हुआ है और वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे बना रहेगा, और अगर मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा। आपका एक अनबैलेंस्ड फोर्स का एक और एग्जांपल था, मान लीजिए आप बाईसाइकिल चला रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं। अगर रोड का रेजिस्टेंस नील हो जाए, एयर का रेजिस्टेंस नील हो जाए, रोड मतलब थोड़ा बहुत हो कि आपकी साइकिल चल जाए, क्योंकि आपकी साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी और वो नॉन स्टॉप चलती रहेगी। तो ये गैलीलियो थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम ये कहा था कि अगर फोर्सेस आपके बैलेंस कंडीशन में है तो आपका मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मूविंग फेज में बना रहेगा। चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने न्यूटन्स लॉ में, हम लोग दोबारा वहां पहुंच गए। तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ का मेन क्या था, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना पसंद करेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करना ही पसंद करेगी। यानी कि ये ऑब्जेक्ट की क्या कहिए, पसंद कहिए जो भी, कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मूव कर रहा है तो हम मूव ही करेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। जैसे कभी कभी हम आप भी क्या होते हैं, अगर हम रेस्ट पड़े हैं, अगर कोई बहुत मजबूरी ना हो, कोई हमें जबरदस्ती फोर्स ना करे कि ये काम कर लो बेटा, तो हम लोग नहीं करते।
सेम वही यहाँ पर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी तब तक, कब तक, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं कि नहीं अब तो मूव करो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी जब तक हम उसमें फोर्स लगा के उसको स्टॉप ना करें। तो ये जो है क्वालिटी ऑब्जेक्ट की कि रेस्ट पे ही बनी रहना या मूव में बने रहना, ये क्या कहलाता है? इनर्शिया। ये क्या कहलाता है? इनर्शिया। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों? क्योंकि जो ये टेंडेंसी है ऑब्जेक्ट की कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है अपनी क्या स्टेट बना के रखना, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अगर मान लीजिए कोई फुटबॉल है तो ये अभी क्या है? रेस्ट पे है। और एक मान लीजिए कोई स्टोन है, ये भी रेस्ट पे है। अब जो ये हमारा इनर्शिया है तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के मास पे। जितना जिसका मास होगा उतना ज्यादा उसका इनर्शिया होगा। अगर कोई हल्का फुल्का आदमी बैठा हो तो क्या होगा? उसको धक्का देके आप आराम से गिरा देंगे। कोई भारी भरकम बैठा उसको आप हिला भी नहीं पाओगे। तो वही है कि जिसका जितना वेट उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। तो मान लीजिए एक फुटबॉल है और एक स्टोन है। अगर आपने फोर्स लगाया तो क्या हुआ? फुटबॉल को सेम फोर्स लगाया आपने, फुटबॉल क्या होगी? आपकी ज्यादा देर तक मूव करेगी, दूर तक जाएगी। स्टोन को आप ज्यादा मूव नहीं करा पाएंगे। तो इट मीन्स फुटबॉल का इनर्शिया क्या है? ज्यादा। इसका मास ज्यादा है और इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा, हमें उसको मूव कराने के लिए उतना ही ज्यादा क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तो जो इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास पे। जितना ज्यादा वेट उतना ज्यादा इनर्शिया। इसका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, या फिर आप इसको गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। ठीक, तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये मेन किस पे डिपेंड कर रहा है? इनर्शिया पे। इनर्शिया क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी, और मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको कंपेल नहीं करते हैं कि वो रुके या मूव करे। और जो आपका इनर्शिया है वो डिपेंड करता है मास पे। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा है इट मीन्स इनर्शिया ज्यादा है, और अगर इनर्शिया ज्यादा है तो हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आपने एग्जाम्पल के तौर पे ये देखा होगा, आप एक कोई टम्बलर लीजिए, उस पे एक कार्ड लीजिए, कार्ड के ऊपर क्या रखा हमने? एक कॉइन। तो ये हमें पता चल गया फर्स्ट लॉ मोशन से कि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि क्या टेंडेंसी कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इस कार्ड पे फोर्स लगाते हैं इस फिंगर से, तो क्या होता है? आपने देखा होगा कार्ड तो आपका मूव कर जाएगा लेकिन कॉइन आपका टम्बलर में नीचे गिर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अभी आपके क्या है? कार्ड और कॉइन क्या है? दोनों ही रेस्ट में है। कार्ड पर फोर्स लगाते हैं तो क्या हुआ? हमने कार्ड पे तो फोर्स लगाया तो ये मूव कर गया, लेकिन कॉइन हमारा रेस्ट पे है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ये क्या है? रेस्ट है और रेस्ट में ही रहना चाहेगा। इस पे हमने फोर्स लगाया नहीं है तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो ये मूव ना करके क्या हुआ? रेस्ट पे ही है, तो ये मूव किया नहीं तो ये क्या हो गया? नीचे गिर गया और कार्ड आपका बाहर निकल गया। अब आप जैसे कार में बैठे हैं, अभी कार आपकी रेस्ट पे है, हम बैठे हैं रेस्ट पे ही है। अब अगर अचानक कार स्टार्ट हो जाती है तो क्या हुआ? हम तो रेस्ट पे हैं तो हम रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे। कार मूव हुई यानी कि कार पे फोर्स लगा, वो मूव हो गई, तो हम क्या होता है? हम कहाँ गिर जाते हैं? पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि हम तो उस स्पीड से कार के साथ बढ़े नहीं, तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अगर आप किसी बस में बैठे हैं, बस चल रही है, अचानक से ब्रेक लगता है तो हम किधर गिर जाते हैं? आगे की तरफ। अब ऐसा क्या होता है कि जब चलती कार या चलती हुई बस आपकी स्टॉप होती है तो हम आगे तरफ क्यों गिरते हैं?
अब हम क्या थे, बस चल रही थी, हम भी मोशन में थे कि हम भी चलते हुए अपने आप को फील कर रहे थे। अब जैसे ही आपकी बस स्टॉप हुई तो बस तो स्टॉप हो गई, उस पर फोर्स लग गया। हम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण क्या हुआ, हम अभी भी मूविंग फेज में ही बने रहना चाहते हैं। तो हम स्टॉप नहीं हुए, बस स्टॉप हो गया, लेकिन हम अभी भी आगे की तरफ क्या हुए, मोशन में थे, तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। फर्स्ट लॉ मोशन के, जब अगर हम किसी पेड़ को क्या करते हैं, जोर जोर से हिलाते हैं तो क्या होता है, उसकी पत्तियां गिर जाती हैं, फ्रूट्स गिर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, हमने पेड़ पे फोर्स लगाया, उसको मूविंग फेज में ले आए, लेकिन आपकी जो लीव्स होंगी, फ्रूट्स होंगे, वो क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, और वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहेंगे, तो वो क्या होंगे, पेड़ से गिर जाते हैं। और जैसे आपका वो हुआ डोरमैट, आपने उसको बीट किया डस्ट पार्टिकल हटाने के लिए, तो क्या होता है, आपने उस पर तो फोर्स लगाया डोरमैट में, लेकिन जो उसके डस्ट पार्टिकल है वो क्या है, ऑलरेडी रेस्ट में, और रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। तो इनर्शिया के कारण वो क्या हो जाते हैं, डिटैच हो जाएंगे डोरमैट से और गिर जाते हैं। का लॉ ऑफ मोशन है, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, तो इस लॉ ने ये प्रूव किया कि जो हमारा फोर्स है, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि किसी ऑब्जेक्ट को ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है और रेस्ट में भी ला सकता है। फोर्स के अंदर क्या है, ये पावर है, फोर्स क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है और उसको मूविंग करती हुई फेज अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको रेस्ट में कर सकता है। फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बाद आता है न्यूटन का सेकंड लॉ, लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पता होना चाहिए, दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम होता क्या है, मान लीजिए आपके पास दो बॉल है, ठीक, एक है क्रिकेट की बॉल और एक है टेनिस की बॉल, ठीक। क्रिकेट की बॉल हमें पता है कैसी होती है, हैवी, ये क्रिकेट की बॉल है, ठीक है, और ये है आपकी टेनिस बॉल, ये कैसी होती है, वेट में लाइट होती है, ठीक। आपने एक क्रिकेट बॉल ली जो थोड़ी हैवी है और ये टेनिस बॉल, दोनों को आपने फोर्स लगा के फेंका। अब इसको अगर दोनों बॉल में क्या करना है, इनको रोकना है। अब इसको तो क्या होगा, जो आपकी क्रिकेट बॉल है इसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और जो आपकी टेनिस बॉल है इसको कम फोर्स लगा के आप इसको स्टॉप कर देंगे। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा है तो उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारा फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है, मास पर। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसको रोकने के लिए हमें फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा लगाना पड़ता है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट कम है तो उसको रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ा। अब मान लीजिए आपने दोनों ही क्रिकेट बॉल ले ली, लेकिन आपने क्या किया, इसको मास यहाँ पर क्या है, दोनों का सेम है क्योंकि दोनों ही क्रिकेट बॉल है, लेकिन आपने जब इसको थ्रो किया तो दोनों की स्पीड अलग अलग रखी। एक को आपने हाई स्पीड से थ्रो किया और एक को लो स्पीड से। अब अगर आप इन दोनों बॉल्स को रोकते हैं तो क्या होगा, जिस बॉल की स्पीड ज्यादा होती है उसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यानी कि अगर वेलोसिटी आपकी ज्यादा है तो आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए। तो आपका जो मास है और वेलोसिटी, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो मोशन हो रहा है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके मास पर और उसके वेट पर। तो ये जो टर्म है दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम जो कि क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, और ये आपका डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट के मास पर और वेलोसिटी पर। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मास ज्यादा है तो भी हमारा मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा है तो भी हमारा मोमेंटम ज्यादा होगा। तो आपकी इसकी यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड।
तो आपकी मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हुई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आपकी किस टाइप की क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें क्या है? वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ये मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की, जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन हमारे मोमेंटम की होगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है? 0, सो मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 0। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। मोमेंटम केवल उसी ऑब्जेक्ट में होता है जिसके अंदर वेलोसिटी होगी, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट है मोमेंटम। मूविंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है? मोमेंटम। ये क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी है, इससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगी, और डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी इसकी? जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में इसका मोमेंटम। आपका जो मोमेंटम हुआ वो क्या बताता है? क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, ठीक। यानी किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी क्वांटिटी क्या है, वो क्या बताता है? आपका मोमेंटम है। वो क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मोमेंटम आपका ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक। तो एवरी मूविंग बॉडी है मोमेंटम। जो आपके कराटे प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारे टाइल्स का स्लैब होता है, उसको एक ही बार में क्या करते हैं? बीच से ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा कैसे करते हैं वो? तो वो क्या करते हैं, बहुत जब वो उसको हिट करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड से आते हैं और एकदम क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। एकदम से स्पीड कैसे होती है उनकी? हाई स्पीड से 0 आती है, और फोर्स और जो मास और वेलोसिटी है वो बहुत ही ज्यादा हाई होनी। मोमेंटम उनका चेंज क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। तो वो क्या होता है? टाइल्स आपके बीच से ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा बैट्समैन बॉल को क्या कर देता है? डक्स कर देते हैं। क्या होता है? बैट्समैन के सामने जब बॉल आती है बहुत ज्यादा स्पीड से आती है तो बैट्समैन को हिट भी कर सकती है, हर्ट भी कर सकती है। तो वो ज्यादातर बॉल को क्या कर देते हैं? डक्स कर देते हैं। आपने देखा होगा जैसे अगर कोई स्लो मोशन में कार है फिर भी अगर वो किसी पर्सन को हिट करती है तो उसको कुछ ना कुछ हर्ट होता है, चोट लगती है। क्यों? स्पीड भले ही कार की स्लो थी लेकिन उसमें वेट था, क्योंकि जो आपका मोमेंटम है वो वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड करता है। तो कार का क्या होता है? मास ज्यादा होता है, वेलोसिटी भले ही आपकी कम हो लेकिन मास क्या है? ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम भी ज्यादा है और पर्सन को चोट लग जाती है। अगर बाई चांस यही कार स्पीड भी इसकी अगर ज्यादा होती है तब अगर एक्सीडेंट होता है तो बहुत ही काफी ज्यादा इससे डैमेज हो जाता है। तो अगर कोई कार वेट सेम है, अगर उसकी स्पीड ज्यादा है तो उससे अगर एक्सीडेंट होता है तो चोट ज्यादा लगती है। प्रॉब्लम है जो कि मोमेंटम पे बेस्ड है। कोई मैन है, उसका मास कितना है? 75 kg, और वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका मोमेंटम कितना होगा? हमें क्या निकालना है? मोमेंटम। आपको पता है मोमेंटम इक्वल टू m इंटू v, ठीक। तो मैन का मास कितना है? 75 kg, मूव किस स्पीड से कर रहा है वो? 2 मीटर पर सेकेंड से, तो कितना आ गया? 150 किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो मैन का, एक वॉकिंग मैन है, इसका मोमेंटम कितना हो गया? 150 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो आज आपका हो गया मोमेंटम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन का सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम शेयर करिए।
तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।